बहुत स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप बॉटनी विषय से अपना एमएससी एंट्रेंस इस बार देने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपका प्रवेश संभव है। तो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहेगी, सीट्स कितनी है, एग्जाम का पैटर्न, ठीक, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बाद ऑफिशियल सिलेबस आपको बताएंगे, और बेस्ट बुक एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू मॉडल पेपर के संदर्भ में बात करेंगे। कट ऑफ कितनी रहती है, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कितना जाता है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, गैप ईयर का क्या प्रोविजन है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या यहाँ पे प्रोसेस है। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे हम आपको बताएंगे कि आपका मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि एमएससी के संदर्भ में आपको ज्यादा डिटेल यूट्यूब पे कोई बताने वाला नहीं है, और इतना क्वालिटी कंटेंट जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे देते हैं वो कहीं आपको बैच लेने पर भी नहीं दिया जाएगा। पहली चीज क्लियर कर लेना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए किसी भी बैच की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखो, ग्रेजुएशन में जो पढ़े हो उसी को पढ़कर एमएससी का एंट्रेंस देना होता है। सोचिए, अगर आप एमएससी के एंट्रेंस निकालने के लिए कोचिंग कर रहे हैं तो जब यहाँ पे सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, इंटरनल एक्सटर्नल होगा, तब आप क्या करेंगे, है ना। तो बहुत सोच विचार के हर एक कदम उठाया करिए। आपका हर एक कदम भविष्य पर आपके प्रश्न चिन्ह उठाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे और ये आप आने वाले वक्त में होते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आप अगर ब्रोशर की पीडीएफ ओपन करेंगे तो वहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का 1.2 और 1.2.5 ये जो दो पैराग्राफ है उसमें आपको अच्छे से ये बता दिया जाता है कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए ये एमएससी नहीं है, ठीक है। यानी कि एमएससी अगर आपको बॉटनी से करना है तो आपका ग्रेजुएशन वो होना चाहिए, यानी बॉटनी आपका बीएससी में होगा तभी आप जो है कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक। इसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस अगर हम बताएं आपको, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है तो आपको 1000 रुपए देनी है, एससी एसटी पीएच है तो आपको 500 रुपए देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डिटेल वीडियो आई बटन पे आ रही होगी उस पर जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके मैंने बताया है, ठीक है। जाकर देख लीजिए, कोई भी सवाल रहता है तो आप उसी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बाकी कोई सवाल रहेगा नहीं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें सीट्स के बारे में, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बॉटनी की मेन कैंपस में 80 सीट है। इसके बाद सीएमपी जो एफिलिएटेड कॉलेज है यहाँ 75 सीट है। फिर एसएस खन्ना, ठीक है, यहाँ 50 सीट है, टोटल 205 सीट है। ये चीज याद रखिएगा, बॉटनी केवल दो जगह एफिलिएटेड कॉलेज में है, सीएमपी में और आपके एसएस खन्ना में। एसएस खन्ना केवल गर्ल्स का कॉलेज है तो यहाँ केवल गर्ल्स एडमिशन ले सकती है। सीएमपी कोएड है यानी कि यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं तो यहाँ दोनों ले सकते हैं, ठीक। और मेन कैंपस में फिर बॉटनी है, तो तीन ही जगह बॉटनी अवेलेबल है। अब इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने केवल एक विषय से बॉटनी का एंट्रेंस भरा है, यानी कि हो सकता है कोई बॉटनी से भर दें, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो रखे वो जूलॉजी भर दें, ठीक है। सब्जेक्ट 1 में बॉटनी रख देते हैं, सब्जेक्ट सेकंड में जूलॉजी रख देते हैं। अभी हम केवल उसकी बात कर रहे हैं जिनका बॉटनी है, केवल जिन्होंने एक विषय से भरा उनका एग्जाम पैटर्न, उसके बाद दूसरे वालों को भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जिन्होंने एक विषय से बॉटनी से भरा उनका एग्जाम पैटर्न ऐसा रहेगा कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रहेंगे, करंट अफेयर से रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ का 2 नंबर का रहेगा, तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ भी बन गए। इसके बाद इसमें 50 क्वेश्चन तो इधर हो गए, 50 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से रहेंगे जिसमें बॉटनी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर का पार्ट बी हो जाता है। और जोड़ के अगर टोटल देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के इधर और 200 नंबर के इधर, तो पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर 300 नंबर का टोटल हो जाता है। तो जिन्होंने एक विषय से बॉटनी का एंट्रेंस देना उसका जो है 100 क्वेश्चन आएगा, 50 जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से, 50 आपके बॉटनी से। और इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसमें जो 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के वो 2 नंबर के रहेंगे, तो 100 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 4 नंबर का पार्ट बी में क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ 200 नंबर का ये हो जाएगा, और अगर जोड़ा जाए तो 300 नंबर आपका टोटल हो जाता है। अब हम बात करते हैं जिन्होंने 2 विषयों से भरा है, ठीक है। जिन्होंने 2 विषयों से भरा है वो याद रखेंगे, आप लोग का 50 क्वेश्चन तो वैसे ही रहेगा सिंपल, लेकिन हाँ पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट 2 से 50 क्वेश्चन। यानी बॉटनी से भरे तो बॉटनी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और जूलॉजी से भर दी हो यानी पहला सब्जेक्ट बॉटनी तो बॉटनी से, और सब्जेक्ट 2 से जो है फिर 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसके बाद देखेंगे तो यही वही चीज बताया गया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट 1 से, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से, और पार्ट 1 से 50 क्वेश्चन। अब देखो मार्किंग वगैरह सब वही तरह है। अब यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी, इस तरह बनेगी कि आप लोग का सब्जेक्ट 1 का नंबर और पार्ट ए का नंबर मिला के पहले सब्जेक्ट 1 की कट ऑफ बन जाएगी 300 में, फिर सब्जेक्ट 2 का नंबर और उसके बाद पार्ट 1 का जितना नंबर है इसको मिलाकर 300 में से सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2
जिन्होंने एक सब्जेक्ट भरा उनके एग्जाम पैटर्न बता दिए मैंने, ये जो दो सब्जेक्ट भरे उनके लिए एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। अब आपको स्क्रीन पर ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा होगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब अगर बात बुक की करें तो बुक देखिए, मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो बुक आती है केवल एक ही आती है, ठीक है, और वो ये वाली है, ठीक है। तो आप पुष्कर पब्लिकेशन की बॉटनी की इसको ले सकते हैं, और इसको आपको लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है। इस वीडियो के जस्ट अपलोड होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट बी के लिए, ठीक है, यानी कि इससे आप जो इसमें क्वेश्चंस वगैरह बढ़िया से आप कर ले जाएंगे। इसके बाद आपको शिल्पी पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस की यानी पार्ट ए जो 50 क्वेश्चन रहेगा, शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आपको इसी के साथ ही मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है पुष्कर पब्लिकेशन की भी जनरल अवेयरनेस की बुक टेलीग्राम पे अवेलेबल है। जैसे ही मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूंगा उसके नीचे ये तीनों बुक आपको मिल जाएगी, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए इनफ है। बाकी आप चाहे तो एनसीईआरटी का भी सहारा ले सकते हैं। पीवाईक्यू और मॉडल पेपर की बात करें तो आपका याद रखिए पीवाईक्यू इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नहीं आता, मॉडल पेपर आपको जो मैंने बुक बताई है इसी में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2024 की और 2023 की दोनों साल की पहली कट ऑफ कितनी गई थी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना, लास्ट ईयर 2024 की जो कट ऑफ थी हर विषयों की कम गई थी। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था, ठीक। और टफ क्यों आए थे? जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इतने टफ पूछे गए थे कि वो बच्चे कह रहे थे कि आईएएस लेवल का है। बच्चे संभले किससे? पार्ट बी के क्वेश्चन से, ठीक है। यानी कि जो बॉटनी का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके गया था विषय का, उससे, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं, कंसेप्ट पूरा वही है, कंटेंट पूरा वही है, सिलेबस पूरा वही, तो वो वहीं से क्वेश्चन आए। लेकिन जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के, जीके के, वो सब बहुत ही बच्चों को पेचीदा लगे और बहुत टफ थे वो। इसी वजह से जो है नंबर ज्यादा नहीं गया था, ठीक है। अभी तो मैं टॉपर्स के मार्क्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले कट ऑफ जान लो कि पहली कट ऑफ कितनी गई थी 2024 की, उसके बाद 2023 की बताएंगे। 2024 की जो पहली कट ऑफ थी, ठीक है, जनरल वालों की 171 गई थी, यानी यूआर की 171 थी, ईडब्ल्यूएस की 158 थी, ओबीसी की 160 थी, एससी की 134 थी, एसटी की जो है 86.4 थी, ठीक है। और अगर 2023 की बात करें तो 157 गई थी कट ऑफ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जनरल की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 146 थी, ओबीसी की 140 थी, एससी की 121 थी, एसटी की जो है 30 गई थी कट ऑफ। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग ये चीज देखेंगे कि 2023 में कट ऑफ बहुत लो गई थी 2024 की अपेक्षा भी। ये इसीलिए होता है कि पेपर टफ आया था। लेकिन आप चीज, आपका टारगेट क्या होना चाहिए और सेफ स्कोर क्या होता है, हाईएस्ट स्कोर कितना जाता है, वो आप ध्यान से पहले सुनिए। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें 2024 में 194 अंकों के साथ टॉप किया गया था। पहला जो नंबर आया था, पहला रैंक था, उस बच्चे का जो नंबर था 194 था 2024 में। 2023 में जो टॉपर था उसका नंबर 202 था बॉटनी में, ठीक है। इसके बाद सेफ स्कोर की बात करें तो आप गिरती पड़ती हालत में 150 प्लस का अपना करके आना, 150 प्लस आप करके आओगे तो हर हालत में सेफ रहोगे, कैंपस के लिए, कॉलेज के लिए। टारगेट अगर आपको मैं बताऊं तो आपका टारगेट होना चाहिए आपका 170 से 180। अगर 170 से 180 आपका टारगेट है तो पहली कट ऑफ में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इसके बाद हम गैप ईयर का प्रोविजन की बात करते हैं। याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका एक, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन जिस साल किया उस साल प्रवेश नहीं लिया है आपने, ठीक है, यानी इस साल अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है और आप रिजल्ट निकलने के जस्ट बाद आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप गैप ईयर में नहीं आते हैं, ठीक। जिनके रिजल्ट में 2025 लिखा होगा वो गैप ईयर में नहीं है, लेकिन जिनके रिजल्ट में 2024 लिखा हुआ है, 2023-24 का इनका सेशन है, ठीक है, उनका एक साल का गैप माना जाएगा। जिनका 2022-23 का सेशन है, यानी लास्ट ईयर 2023 उनका फाइनल हुआ है, तो उनका 2 साल का गैप है। जिनका 2021-22 का, यानी 22 जो है उनका फाइनल हुआ है 2022 में, तो वो 3 साल का गैप है। इससे ज्यादा का गैप भी है तो भी आपका जो है 15% नंबर ही कटता है। तो 1 साल का गैप रहेगा 5%, 2 साल का गैप रहेगा 10%, और 3 साल का गैप है तो 15%। उससे ज्यादा गैप है तो भी 15% नंबर कटेगा। ये नंबर किसमें से कटेगा? एंट्रेंस एग्जाम में जो आप नंबर ले आते हैं, 300 नंबर का एंट्रेंस हो रहा है तो इसमें मान लो 180 ले आते हैं तो 180 में 5% कट जाएगा नंबर, ठीक है। ये चीज होता है। अब आपको मैं फीस स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस का जो बॉटनी का, एमएससी बॉटनी का एडमिशन फीस होता है वो 6,384 होता है, ठीक। इसमें काउंसलिंग फीस वगैरह अपना, जैसे मान लीजिए जो लगेगा आप अपना देंगे 400-500 रुपए जो लगेगा, ठीक है। तो आपकी 6,384 एडमिशन फीस होती है, बाकी काउंसलिंग की फीस जोड़ जाड़ के आप मान लीजिएगा 7,000 के अप्रोक्स आपकी फीस जाएगी, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें सीएमपी में एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ 20,000 रुपए एडमिशन फीस होती है और 400 रुपए काउंसलिंग फीस होती है, तो 20,400। उसके बाद साइकिल स्टैंड का अगर आप लेते हैं, ठीक है, साइकिल जमा वमा करते हैं तो वहां पे 400 रुपए कहीं ना कहीं साइकिल का 350-400 रुपए लग जाता है। बाइक वगैरह लेते हैं तो 500-600 उसका लग जाता है, ठीक। तो कुल मिला के आपका 21,000 मान लीजिएगा जोड़ के। अगर ऐसे एडमिशन फीस देखेंगे तो 20,000 रुपए बॉटनी का है, लेकिन हाँ और भी चीजें जोड़ देंगे, लाइब्रेरी फीस वगैरह, तो 21,000 रुपए आपकी सीएमपी में लग जाएगी फीस। ऐसा खन्ना में बात करें तो इसकी भी इतनी ही अप्रॉक्स चल जाती है, 20,000 रुपए एडमिशन फीस होती है और काउंसलिंग फीस और तमाम तरह की इधर उधर जोड़ जाड़ के वो 21,000 रुपए आपकी
चल जाएगी। ये 1 साल की, जितनी भी फीस बताई 1 साल की, उसके बाद आपको 3rd सेमेस्टर में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल याद रखना आपके डिपार्टमेंट के टॉप 10 बच्चों को ही मिलता है, ठीक है, यानी कि जिनका हाईएस्ट स्कोर रहता है। किसी में कभी-कभी 6 मिलता है, 7 मिलता है, 8 मिलता है, इसी प्रकार से मिलता है, ज्यादा बच्चों को अलॉट नहीं किया जाता क्योंकि हॉस्टल में भी सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक। एलएलएम के इस बार देखा गया था 6 बच्चों में से 5 लड़कों को मिला था, 1 लड़की को मिला था। इस तरह से बहुत मारामारी रहती है हॉस्टल की, ठीक है। तो आप अगर याद रखना अपने डिपार्टमेंट में आप टॉप 10 नंबर में हो, यानी टॉपर्स के मार्क्स से 10 नंबर जब एंट्रेंस रिजल्ट आता है ना, मैं सबसे पहले टॉपर्स के मार्क्स आपको बता दूंगा, उससे काउंट कर लेना कि आपका 10 नंबर 15 नंबर अगर आगे पीछे, तो आप मानिएगा हॉस्टल आपको मिलेगा। हॉस्टल की 2 ही रिक्वायरमेंट होती है, पहला आप एप्लीकेशन फॉर्म में हॉस्टल के लिए यस फिल किए हो, दूसरा आपका नंबर अच्छा है। अगर आप 180 प्लस 190 प्लस नंबर लेके आते हो तो आप हॉस्टल के लिए होप रख सकते हो कि हाँ आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हॉस्टल संबंधित विषय। अब हम मास्टर स्ट्रोक की बात करें कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बॉटनी में। देखिए, प्रिपरेशन की मास्टर स्ट्रेटेजी या मास्टर स्ट्रोक कहें तो सबसे पहले यही चीज है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो बीएससी का सिलेबस है आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, ठीक। जो बीएससी का सिलेबस है आपका बॉटनी का, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक। तो पहली चीज क्या करना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आपको बॉटनी का सिलेबस डाउनलोड करना है, ठीक है। अब अगर आपको सिलेबस डाउनलोड नहीं करना आता है तो मैं आपको इसी आई बटन पे एक लिंक दूंगा जिसमें यूजी का सिलेबस डाउनलोड करना मैंने बताया है बच्चों को, फर्स्ट ईयर वालों को, तो आप उसी तरह देखकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। आप पहले सिलेबस अच्छे से देख लेंगे, आपको ब्रीफ सिलेबस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का मिल जाएगा, उसी से क्वेश्चन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके बनते हैं, ठीक। इसके बाद आपको क्वेश्चन सिलेबस मिल गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पुष्कर पब्लिकेशन जो मैंने बुक अवेलेबल कराई है पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम पे आप उस पे जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। याद रखिएगा आपके सिलेबस से जो हाईलाइट क्वेश्चंस वहां पे आपको दिखेंगे, ठीक, उसको आपको फोकस करना है। अब आगे बताते हैं। आपको देखिए इसके आगे लोअर बॉटनी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक। फंजाई, लाइकेंस, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, वायरसेस, इस सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप एक चीज देखिएगा, अपना ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है बीएससी का यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद उसमें देखिएगा कि इसमें कौन कौन से जीनस है, ठीक है। आपको उन्हीं को पढ़ना है, सब एक साथ नहीं पढ़ डालिएगा, ठीक है। बीएससी के सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको पूरी पूरी एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें जैसे टेरिडोफाइटा में जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक। इसके बाद हेड्रोसाइट्स इंपॉर्टेंट है आपका इसमें, इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। अपना वन वर्ड का जो लाइनर है उसको तैयार रखना, ठीक। इसके बाद इसमें एल्गी का जो चार्ट है उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी चार्ट है उसको पढ़िएगा, लेकिन एल्गी जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस किया करिए चार्ट की। उसके बाद फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़िए, लोअर बॉटनी अच्छे से अगर आप तैयार करते हैं तो आपको अच्छा स्कोरिंग रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर, ठीक है, इसको एंट्रेंस की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं या एनसीईआरटी की बुक से भी आप देख सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट पढ़ना, ज्यादा इस पर फोकस इन्हें की एकदम घुस के पढ़ लेना है। इसके बाद टेक्सोनॉमी में देखिए, जैसे मॉर्फोलॉजी, एटॉनमी में जो सिलेबस है उसको कवर करिए, ठीक है, जैसे एंथर इत्यादि का स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, प्लांट का, लीफ का, पत्ती का, ठीक है, ये सब का देखिएगा। लाइफ हिस्ट्री में जैसे एल्गी इत्यादि जैसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, देखना है आपको। ज्यादा इसमें टाइम फोकस नहीं करना, बस हाईलाइट जो क्वेश्चन रहे उसको देखते रहिए जो रिपीट कर करके पूछ रहा हो, ठीक है। फिर जेनेटिक्स में आ जाएंगे, मेंडल के जितने भी एग्जांपल हैं उन सबसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको तैयार करिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है आप एंट्रेंस की बुक में जो क्वेश्चन उसको देखिए, एनसीईआरटी भी इसके लिए आप ले सकते हैं, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, सब इस समय थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, ठीक है। जैसे रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इत्यादि, ठीक है, इनमें से जो आपके फंक्शंस के नाम याद रखिए। उसके बाद रेप्लिकेशन से पूछेगा, हेल्केन, ठीक है, इस तरह तरह के आपको जो है एंजाइम, उनके फंक्शन, इसको याद करना रहेगा। इसके बाद जो मेन टॉपिक आ जाता है वो होता है अप्लाइड प्लांट, ठीक है, यानी कि अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो नॉटमी एंड नोडल एनाटॉमी, ठीक है, इसमें हाईलाइट जो रहेगा उसको आपको देखना है, जैसे सैफूड, लेंटिसेंट क्या होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स देखें, टेंड्रल्स देखें क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग में अगर देखा जाए तो टिश्यू कल्चर, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, इस सब से क्वेश्चन जो है बना सकता है, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं इससे आपको मिल जाए, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस से क्वेश्चन आपका शायद आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉलीबॉटनी और जितने भी ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें आपको उसको कवर करना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर आपकी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम की मास्टर स्ट्रोक की मैंने आपसे चर्चा कर दी, किस प्रकार से आपको क्या तैयारी करनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी। हमने इस वीडियो में कई टॉपिक्स आपको कवर करके दे दिए हैं और इतना आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको पर्याप्त सफलता दिलाने के लिए काफी है। तो याद रखिएगा, आपको जो पुष्कर की बुक मैंने आपको ये बताई है, ठीक है, बॉटनी की, इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये बैच वाले भी अपना याद रखिए, किसी का बैच वगैरह लेने की जरूरत नहीं, कुछ क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। एक बुक जो होती है वो सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती है आपकी, ठीक है। तो बुक को फॉलो करो और आप अपने जो है एंट्रेंस का जो जो रास्ता है, जो ये सफर है, उसको जो है आप बहुत ही सरल बना लोगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ,
आप लोग जीके जो पार्ट 1 है जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, इसमें ठीक है, इसमें फोकस करना रीजनिंग पे, हिंदी इंग्लिश पे, ठीक है। और करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आप जो है किसी भी वन शॉट वीडियो यूट्यूब से देख लो, या अपनी जाकर जो है बुक वगैरह ले लो करंट अफेयर की उससे, और बाकी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे इतना कंटेंट कि आपके लिए इनफ रहेगा करंट अफेयर का, ठीक है। अभी फोकस ज्यादा से ज्यादा पार्ट बी पे करना, यानी बॉटनी सब्जेक्ट पे जितना ज्यादा हो सके फोकस करो, वो आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपकी लाभदायक रही होगी। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दिल से कमेंट करिएगा, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वो सफल सार्थक सिद्ध हो सके। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन रहिए। हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।